नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं किसके? तालिबान के काबुल पर कब्जे के। और इन 48 घंटों के दौरान तालिबान ने दुनिया को बरगलाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनिंदा ढकोसला और दिखावा किया है। कभी तालिबानी टीवी चैनल पर महिला एंकर को इंटरव्यू देता दिखाई दे रहा है, कभी तालिबान अल्पसंख्यकों को भरोसा दे रहा है कि भाई यहीं रुको, कहीं मत जाओ, हम कुछ नहीं होने देंगे। कभी तालिबान के ये तमाम लड़ाके जिम में कसरत करते हुए नजर आते हैं, कभी कारोबारियों को भरोसा देते हुए नजर आते हैं, यहां तक कि भारत को भी अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करके तालिबान अपने पाप को धो पाएगा? क्या तालिबान ने जो जुल्म सितम अपने ही लोगों पर, अपने ही बेटियों पर, अपने ही लड़कों पर किया है, वो दाग उससे मिट जाएगा? लोगों का ध्यान इससे बढ़ जाएगा? क्या तालिबान ने जिस तरह पूरी दुनिया में आतंक फैलाया है उसे भुला दिया जाएगा? तालिबान ने जिस तरह भारतीय विमान IC-814 का अपहरण करके उन लोगों को सताया, उन्हें अपनी जिंदगी और मौत के बीच कई घंटों तक परेशान किया, क्या हिंदुस्तान इस बात को भुला देगा? क्या तालिबान ने कुछ दिन पहले जिस भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की थी उसे कोई भूल देगा? क्या तालिबान ने महिलाओं पर जो जुल्म ढाए उसे माफ किया जा सकता है? क्या तालिबान ये सब दिखावा पाकिस्तान के इशारे पर नहीं कर रहा? आज हुंकार इसी मुद्दे पर है और मैं कह रही हूं आपको, मैं उन तालिबानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करूंगी। मैं अफगानिस्तान में इन 20 सालों में जो बेटियां रही हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान को इन 20 सालों में बदलते हुए देखा है, मैं उन बेटियों पर यकीन करूंगी, मैं उन महिलाओं की आवाज पर यकीन करूंगी, तालिबानियों पर नहीं। और इसीलिए उनके खत और ऐसी ही अफगानिस्तान में रही बेटी से आज आपकी मुलाकात होगी। पहले ये रिपोर्ट। जिस तालिबान के राज में महिलाओं के काम करने पर पाबंदी है, वहां महिलाएं काम कर रही हैं। जो तालिबान महिलाओं के घर से बाहर निकलने के खिलाफ है, उसके नेता महिला एंकर को इंटरव्यू दे रहे हैं। जो तालिबान भारत का दुश्मन है, वो भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करने का न्योता दे रहा है। उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें। जो तालिबान छोटे छोटे अपराध के लिए हाथ पैर काट देता है, वो इस बार मामूली सजा दे रहा है। जो तालिबान अल्पसंख्यकों को देखना भी नहीं चाहता, वो इस बार उन्हें देश ना छोड़ने के लिए कह रहा है। तो क्या वाकई तालिबान बदल गया है, या फिर ये तालिबान की एक सोची समझी चाल है? अगर कोई ये समझ रहा है कि तालिबान बदल गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान के दुष्प्रचार में फंस रहा है, उसके प्रोपेगेंडा का हथियार बन रहा है। तालिबान दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ दिखाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा है। अलावा चीन, रूस और पाकिस्तान के पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का विरोध किया है। उसे देखते हुए तालिबान दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ पेश करने का ढकोसला कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले कई लड़कियों को, जो कि टोलो और दूसरे न्यूज एंकर्स थी, उनकी हत्याएं भी की हैं। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। इनकी जान पे खतरा बना हुआ है, इनको बराबर थ्रेट भी मिल रहे हैं और वहां पे पहुंच गए, उसको इंटरव्यू भी दे दिया, क्योंकि ये टोलो न्यूज अफगानिस्तान की बेइंतहा पॉपुलर न्यूज सर्विस है। ये लोग बदल नहीं सकते, इनसे उम्मीद करना कि ये बदल जाए। लेकिन अफगानिस्तान की आवाम तालिबान के असली चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानती है। यही वजह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही यहाँ के लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं और अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए जान तक दांव पर लगा रहे हैं। तालिबान भले ही दुनिया को दिखाने के लिए खुद को शांति का दूत बताने में जुट गया है, लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान की वापसी से आतंक का खतरा बढ़ गया है। और आज पाकिस्तान FATF की वजह से काफ़ी प्रेशर में है। जो ट्रेनिंग कैंप्स POK में चलते हैं उनको दुनिया की नज़र में होता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एलिबाई मिल जाएगी
कि आईएसआई इन ट्रेनिंग कैंप्स को शिफ्ट कर सकती है अफगानिस्तान में, बिकॉज वहाँ सेफ हेवन है और सेफ एरियाज़ हैं ट्रेनिंग के लिए, और एडवांस ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उनको बाद में इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करके किया जाएगा। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि तालिबान बदल गया है। दरअसल तालिबान को अभी अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने हैं, इसीलिए वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी नज़र उन तमाम भारतीयों पर भी है जो अफगानिस्तान में हैं और वो अपने वतन वापसी करना चाहते हैं। अच्छी खबर ये है कि एक और जत्था उन तमाम लोगों का जो वहां अफगानिस्तान में फंसे हुए थे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आ चुका है। काबुल से 150 भारतीय वतन लौट आए हैं। पहले ये प्लेन जामनगर उतरा, फिर वहां से हिंडन एयरबेस पहुंचा। मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, इनके चेहरों का सुकून, इनके चेहरों पर वो जो कामनेस है, वो डर के आगे जीत है वाला जो इमोशन है, वो आपने पूरा नजदीक से देखा होगा। रूबिका, फिलहाल अभी अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो हम लोगों को, यानी कि सभी मीडिया वालों को और जो परिवार वाले हैं उन सबको जो बाहर रोका गया है, यानी कि जो हिंडन एयर बेस है उसके जो मेन गेट के बाहर रोका गया है। लेकिन अभी जो विमान में जो लोग मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ 10 मिनट पहले यहां पर उनका विमान लैंड हो गया है और फिलहाल अभी जो विमान से उतरने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि अब से जो 10 मिनट पहले ही विमान लैंड हुआ है और 10 मिनट में अब जो विमान में जो भी लोग सवार थे वो उतरेंगे यहाँ पर। हालांकि अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस जो अमूमन होता है जब कोई विदेश से आता है, क्या वो पूरा किया गया है, क्या वो जामनगर में पूरा किया गया है या यहाँ पूरा किया जाएगा, अब इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उनके परिवार वाले भी आए हैं उनको रिसीव करने के लिए। ये लोग जो आसपास हैं, ये लोग कौन हैं? मतलब मीडिया कर्मी होंगे आई एम श्योर, लेकिन और कौन कौन लोग हैं? क्या परिवार वाले भी हैं? रूबिका, परिवार वाले कुछ आए थे लेकिन अभी उनको यहां से जो है साइड में किया गया है कि जब भी आपके अंदर से लोग आने वाले होंगे आपको जानकारी दी जाएगी तब आप आइएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इससे पहले जो है हमने जो है कई सारी फिल्में इसको लेकर के देखी हैं, चर्चा हुई है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ये वाकई में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है ये कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसे हालात थे कि वहां से निकलना आसान नहीं था। लेकिन भारत सरकार के और वायुसेना के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने फ्लाइट लैंड करवाई और उसके बाद में जो भी लोग फंसे हुए थे उनसे कांटेक्ट किया गया, उनको सेफली लाया गया एयरपोर्ट तक। और उसके बाद में विमान, हमने कल देखा है कि वहां काबुल से क्या तस्वीरें थी, लोग विमान के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, विमान के पहिए पकड़ के लटक रहे थे, ऐसी भी तस्वीरें आ रही थी। और ऐसे माहौल में भारतीय वायुसेना के जवानों ने इन लोगों को, जो 150 लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनको सुरक्षित वहां से निकाला है और भारत की सरजमीन तक पहुंचाया है। और अब से कुछ मिनटों के अंदर अगर हम बात करें, ये जो सामने गेट है यहां से हमको कुछ बसें आती हुई नजर आएंगी जिसमें आईटीबीपी के जवान होंगे जो वहां सुरक्षा में तैनात है, और उसके अलावा कुछ जो जर्नलिस्ट है वो मौजूद है, कुछ सिविलियंस है वो मौजूद है। तो वो सब कुछ मिनटों के बाद में हमको यहां से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो गतिविधियां तेज है और इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये कि विमान हिंडन एयरबेस पर करीबन 15 मिनट पहले लैंड कर गया है। ओके अंकित, अब मुझे ये बता दीजिए, 150 लोग तो यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं, अपने वतन वापसी कर चुके हैं और शुक्र है इस बात का, लेकिन कुछ और लोग भी बसे हैं वहां पर, फंसे हुए हैं जिनको बचाना है। तादाद कितनी है? सैकड़ों की संख्या में, और उसका एक उदाहरण सैकड़ों में के आधार पर कह रहा हूं। आज सुबह ही जो है एबीपी न्यूज ने ऐसे कई लोगों से एक साथ बात भी करवाई थी जो वहां पर मौजूद थे, जो खुद कह रहे थे कि हमको यहां से निकलना है और अब सरकार से अपील कर रहे हैं। एबीपी न्यूज भी एक माध्यम बन रहा है ऐसे सभी लोगों के लिए कि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके, क्योंकि यहां पर अभी कुछ देर पहले एक जो वहां पर से फंसी हुई थी कनिका, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उनकी मदर आई थी। उन्होंने जो एक जानकारी दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैसे उनको जानकारी मिली कि भारत सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने वाली है, उन्होंने दूतावास में संपर्क किया, भारत सरकार तक संपर्क किया और जानकारी यहां पर दी। फिर यहां से जो है वो जानकारी दूतावास तक पहुंची और दूतावास ने वहां पर कनिका से संपर्क किया और कनिका को सेफली जहां पर वो रुकी हुई थी वहां से जो है एयरपोर्ट तक लेकर आए। हालांकि जो 15 मिनट का रास्ता था उसमें कुछ घंटे जरूर लगे, लेकिन
जरूरी थी वो उनकी सुरक्षा और वो उसका पूरा ध्यान रखा गया। अंकित जी रूबिका, हम लगातार उन लोगों के संपर्क में भी हैं जो मदद कर रहे हैं, उन लोगों के संपर्क में भी है जो मदद चाहते हैं, लेकिन इन केस अगर इस वक्त एबीपी न्यूज के व्यूअर देख रहे हैं और वो ये जानते हैं कि उनका कोई जानने वाला, उनका कोई दोस्त, उनका कोई पहचान का वहां अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, तो आप एबीपी न्यूज के साथ वो डिटेल्स साझा कर सकते हैं और सरकार ने कहा है कि वो जल्दी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करेंगे। ओके, अब अंकित, जब ये लोग तमाम 150 की तादाद में बाहर आने लगे, आप हमें फौरन सूचित कीजिएगा। आई विल कम राइट अक्रॉस टू यू और इस डिबेट को उसी वक्त मैं रोक दूंगी क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वहां की तस्वीरें हैं। फिलहाल मैं डिबेट पर आ रही हूं और आज की डिबेट क्या है? डिबेट यह है कि तालिबान जो कुछ भी दिखा रहा है वो झूठ दिखा रहा है। तालिबान जो कुछ भी अपनी नरमाई के तौर पर आपको और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें पूरा यकीन है कौवा है जो हंस की चाल चल रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मेरे पास एक लेटर है, ये लेटर जो है वो अफगान फिल्म निर्देशक है सहारा करीमी, उस लेटर के आधार पर मैं ये शो कर रही हूं। उस लेटर में जो पैराग्राफ है कुछ इंपॉर्टेंट, मैं वो आपको पढ़कर कह रही हूं। जब तालिबान सत्ता में थे तब स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या जो थी वो 0 थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब से स्कूल में 9 मिलियन से अधिक अफगान लड़कियां हैं। तालिबान द्वारा जीते गए तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में इसके विश्वविद्यालय में 50% महिलाएं थीं। तब ये अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जिन्हें दुनिया जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। इन कुछ हफ्तों में तालिबान ने कई स्कूलों को तबाह कर दिया है। 20 लाख लड़कियों को फिर से स्कूल से निकाल दिया गया है। ये महज एक पैरा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है और मेरे पास वाली तस्वीर में आप उस निदेशक को देख रही हैं जो दुनिया से इस वक्त ये कह रही हैं कि बचा लो अफगानिस्तान को। एक और महिला डॉक्टर बरखा वर्षा अफगानिस्तान से लौटी है। एबीपी न्यूज पे इस वक्त आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखने वाली है। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, यहाँ हुंकार में हमारे साथ हिस्सा लेंगे। विवेक काटजू साहब पूर्व राजदूत अफगानिस्तान में रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल के सिन्हा आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सौरभ शुक्ला, आपको नहीं मालूम होगा, सौरभ शुक्ला जो है अफगानिस्तान जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, newsmobile.com में के एडिटर भी हैं, आपका भी स्वागत है। उमर अल्ताफ साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार है पाकिस्तान से। आफ्टर लॉन्ग टाइम उमर साहब, आपको भी हुंकार में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर बरखा से शुरू करने वाली हूँ। डॉक्टर बरखा, आप अफगानिस्तान में 3 साल रही हैं, बहुत लोगों की आपने मदद की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तालिबान बता रहा है इस वक्त, बरखा आप मुझे देख सकती हैं क्या जी, जो तालिबान इस वक्त ये बता रहा है कि नहीं बच्चियाँ स्कूल जा सकती है, ये बैठी शाइला में महिला एंकर और एक तालिबान जो है उसको इंटरव्यू दे रहा है, ये सच है, दिखावा है या ये बदल रहा है? तालिबान जो गुड हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सिर्फ दिखावा है और बहुत थोड़े दिनों के लिए। तालिबान न कभी बदला था न कभी बदलेगा। पिछले 3 साल से लगातार मैं वहाँ पे वुमेन एजुकेशन और वुमेन स्किल डेवलपमेंट इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व थी। मैं खुद काम कर रही थी जलालाबाद और लागमान जैसी जगह पे। मैंने कई सारे स्कूल्स को भी सेटअप किया था एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन तालिबान कभी भी नहीं बदला है। ये जो अभी दिखा रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि एक लेडी है वो बुर्का पहन के आई है, मैं बार बार कह रही हूँ कितने दिन इस बुर्के में आएगी, कितने दिन आ सकती है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो करेंगे अपनी तानाशाही ही। तालिबान कभी भी नहीं बदले हैं। आज भी वहाँ पर लेडीज़ के बीच में बहुत खौफ है। स्पेशली जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं वो बहुत बुरी तरह से टारगेटेड हैं। हमें मैसेजेस आ रहे हैं वहाँ से लगातार लोगों के कि किसी तरह हमें यहाँ से निकालिए, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताइए कि ये कैसे काम करते हैं, मतलब क्या है ये, औरतों से इनको इतनी कोफ्त क्यों है? जहाँ तक मैंने देखा है अफगानिस्तान एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। वहाँ पे वुमेन को लेके काबुल तो फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर था, बाकी अफ़गानिस्तान से काबुल और मज़ार में थोड़ा सा कुछ बेहतर दिखा था। अदरवाइज़ आप देखें जलालाबाद, लागमान और अदर इंटीरियर एरियाज़ में वहाँ पे लेडीज़ का कंडीशन कभी भी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही अच्छा नहीं था। और वही नीला बुर्का पहनना है, ये सब अभी भी चल रहा था। जब तालिबान
कम हरकत में थे तब भी चल रहा था, तो अब आप समझिए वो आ चुके हैं तो कितना बुरा हाल होगा। लेडीज के बीच में इतना खौफ है इन चीजों को लेकर। तालिबान तो कह रहा है कि वो काम करने देंगे महिलाओं को। ये कितने दिन के सीने नहीं समझ सकते, वो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, अनपढ़। एक होता है अनपढ़ होना, एक होता है जाहिल होना। वो जानवरों जैसे हैं, वो लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके वही पुराने फलसफे हैं। वो आज नहीं तो कल उन चीज़ों पे वापस आ जाएंगे। आज जो अफगानिस्तान से लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं हम अपनी जो जिंदगी जी रहे थे। डॉक्टर बरखा, मुझे बताइए ना, ये किसी ने कभी नहीं देखा दुनिया में, ये किसी ने नहीं देखा कि एक तालिबानी लड़ाका जो है वो एक महिला जर्नलिस्ट या एंकर के सामने बैठ एक शो पीस जैसा मुझे नजर आ रहा है। आपको सच बता दूं, मैं क्योंकि मैं खुद तोलो न्यूज़ को लगातार फॉलो करती रही हूँ, देखती रही हूँ, मुझे तो ये एक शो पीस जैसा, इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग। ये झूठ है, मुझे तो ये शो पीस नज़र आता है। डॉक्टर बरखा, मैं चाहती हूँ कि और डिटेल में आपसे बात करूँ, लेकिन बाकी जो मेहमान हैं ज़रा उनसे भी मैं इस पर अपना उनके रिमार्क्स ले लेना चाहती हूँ। शुरुआत काजू साहब आपसे करूँगी, क्योंकि मुझे कल आपके वो 2 सेंटेंसेस अच्छे से याद हैं जिसमें आपने मुझे नहीं, इनफैक्ट सबको कहा था कि भावनाएं काम नहीं करेंगी, क्रोधित नहीं होना है, संभल के काम लेना है। लेकिन जब इन महिलाओं की बेत खाती तस्वीरें देखती हूँ तो ना क्रोध काबू कर पाती हूँ और ना इमोशंस काबू कर पाती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये व्हाट इज विद दिस गुड तालिबान? तालिबान गुड कैसे हो सकता है सर? देखिए, मैं अपने राजनयिक अनुभव के आधार पे आपसे कहता हूं कि ना कोई गुड होता है ना कोई बैड। विचारधाराएं होती हैं और विचारधाराएं बदलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तालिबान बदल गए। अब जो शक और शुबा लोगों में है वो तालिबान के इतिहास के आधार पे है, जिस तरह वो बिहेव करा है उन्होंने उस आधार। लेकिन अब तालिबान के शीर्ष नेतृत्व को ये आभास हो गया इस 20 साल में कि अगर वो उसी धारा पे चले जो कि 20 साल पहले चले थे, तो फिर दुनिया को वो कबूल नहीं है और उनको बहुत मुश्किल का सामना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने खुद कहा कि चीन और रूस अब साथ है। चीन और रूस महाशक्तियां, और अगर चीन और रूस पाकिस्तान के जरिए और पाकिस्तान को भी प्रेशर में लाते हैं तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। मैं तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा, जो शक आपको है वो मुझे भी, लेकिन मेरा यही कहना है कि मेरे अनुभव में अगर इस वक्त हम क्रोध से काम लें, इस वक्त हम ये कहें कि ये सब ढकोसला है, ये सब झूठ है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? मैं तो हमेशा सल्यूशन ढूंढता हूं। ओके काजू साहब, आप सल्यूशन, 1 मिनट मुझे क्योंकि मैं थोड़ा लेट, क्योंकि आप जानते हैं मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया है। वो C-17 ग्लोब मास्टर्स की तस्वीरें आ गई थी। मैं ब्रेक लूं उससे पहले चाहती हूँ कि बाकी जो अपने 3 मेहमान हैं उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लूं। जनरल सिन्हा, काजू साहब कह रहे हैं क्रोध से काम मत लीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, ये मैं क्रोध की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये मान लूं कि तालिबान बदल गया है, आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं आपके साथ हूं। देखिए रूबिका जी, धरातल में रहना सच्चाई है, और धरातल में जो रहता है वही समय चल सकता है, वही चीजें आपको परिस्थितियों को बदलेंगी। कहना कि ये चीज जो एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में जो काम करते हैं वो हाइपोथेसिस कभी प्रूफ नहीं होता। ये काजू साहब जो कह रहे हैं 2018 से अमेरिका और पाकिस्तान के छलावे में अमेरिका को, सुन लीजिए सर, सुन लें। देखिए, जो ये हाइपोथेसिस अमेरिका ने 2018 में किया, जो मुल्ला ब्रादार को 10 साल के बाद जेल से छोड़ा और उनको दिया कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस दोहा में शुरू करें। किसने कहा? पाकिस्तान ने लगाया। ये एक नैरेटिव पैदा की। ये बदल गए हैं, 20 साल में बहुत चीजें बदली हैं। आप जमीन से जुड़ी हुई, आप अभी आपके जो आपने दिखाया वो बता रही है कुछ नहीं बदला, और आप अभी नहीं देख रही हैं क्या बदला है। आप बताइए,
इस चीज में क्या बदला है? ये केवल सत्ता में आने के लिए एक मुखौटा लगा करके आप आ जाइए, ठीक है, उसको सब दे देंगे, भारत भी, हम क्योंकि हमें प्रैग्मेटिक होना है, हम भी उनको कर देंगे रिकॉग्नाइज। मगर एक मुद्दा है जहां पर खातूनों की उनकी अधिकार की बात हो रही है। एक बात हो रही है जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए हम गए थे, इसी धरती से यदि जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं भारत कि जरा भी आप करेंगे तो हम आपके साथ नहीं। तो मेरा यह मानना है कि आप वेट ऑफ वॉच क्या करेंगे आप? ओके, आपने इतनी समय दिया है, देखा है। जनरल सिन्हा, आप ये कह रहे हैं कि भाई देश की लाइन क्लियर है कि आतंकवाद को लेकर हमारा टॉलरेंस जीरो है, बस अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, वेट एंड वॉच क्यों? ठीक है उमर अल्ताफ साहब, मुझे ये बताइए कि ये तालिबान जिसकी आप मदद कर रहे थे, वो 12 आतंकवादी संगठन जो मिलकर तालिबान को और ज्यादा मजबूत बना रहे थे, अब ये कल आपकी बॉर्डर पर पहुंच के और ये कह रहे थे कि अब आपकी बारी है, आप अगले हैं। देखिए, पाकिस्तान तो ये समझता है ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, और जहां तक आपकी बात है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, तो उसके खिलाफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने भरपूर एक्शन लिया है। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की अगर ये, हेलो, आप सुन सक रही हैं मुझे? बिल्कुल 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 उमर साहब, मैं बहुत इत्मीनान से सुन रही हूँ आपको और पूरा देश सुन रहा है। आप मुझे सुन सक रही हैं? जी, थोड़ी आवाज एको कर रही थी इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान पूरी कार्रवाई करेगा, और अफगान तालिबान को ना हम अपनी टेरिटरी यूज करने देंगे, ना अफगान रेफ्यूजीज लेंगे। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी दूं कि ये जो तालिबान है, पाकिस्तान इनको भारत के खिलाफ, अपनी सरजमीन भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। मेरी यही स्टेटेड पॉलिसी है। उमर साहब, ऐसे मजाक मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि जमीन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा तालिबान को। एक संजीदा टॉपिक है, ये संजीदा टॉपिक है, पर आपका कहा नहीं, आपका कहा जो है वो सच नहीं है ना। आपके इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए हैं, आप लोग तालिबानियों का इस्तकबाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उमर साहब, आप पाकिस्तान ही में है ना? परफेक्ट। आपको एक मुहावरा दूं इन तालिबानियों के लिए, वो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। यही इस वक्त तालिबान करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन वहां पली बड़ी औरतें, वहां के बच्चे, वहां के नौजवान असली रंग तालिबान का जानते हैं। और यही वजह है कि काबुल में तालिबान के खिलाफ देखिए, इन औरतों को देखिए, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ताकत देखिए इनकी, जज्बा देखिए इनका, इन तालिबानियों के सामने खड़े होकर तालिबान का विरोध कर रही हैं। हाँ, बुर्के में है, हाँ अबाया पहना हुआ है, लेकिन कह रही है कि तुम्हें यहाँ रहने की कोई इजाजत नहीं है। ये तालिबान की तस्वीरें काबुल से। अब कई लोगों के जहन में ये बात आ सकती है, नहीं कई लोग, मैं कह रही हूँ ये भी धक्कोसला हो सकता है ना। कई लोग ये सोच रहे हो कि तालिबान लड़ाकों की मौजूदगी में जिसके कंधे पर बंदूक है, ये इन 4 औरतों को विरोध करते हुए बर्दाश्त कैसे कर पा रहा है? डॉक्टर बरखा, जल्दी बताइए मुझे। जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो हालात दिख रहे हैं ये सब एक शोपीस जैसे हैं। अभी सबको पता चला है कि कल रात को एक समझौता हुआ है जिसमें अगले 4 से 6 महीने तक जो गवर्नमेंट जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, इन्हें पूरी सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। ऑफिशियली इनके हाथ में अभी जो कुछ भी हुआ है वो बंदूक के जोर ज़बरदस्ती पे हो रहा है। तालिबानी हुकूमत की जो अभी है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा। ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आप लोग सेफ हैं हमारे साथ, आप हमारा साथ दें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि जिसको जैसे रहना है रह ले, लेकिन जिसको जैसे रहना है रह ले अगर होता तो औरतें बुर्का खरीदने नहीं भागती। वो जानती हैं कि हमें उन्हीं के तौर तरीकों से रहना होगा। वो इससे पहले आपने एक चीज़ और देखी, जो न्यूज़ एंकर अभी दिखा रहे थे, न्यूज़ एंकर को दिखाया कि वो बुर्के में है। इससे पहले जब तोलो न्यूज़ आता था तो वो बस एक हेड कवर, एक हिजाब या एक शॉफ कुछ हल्का सा सिर पे रखती थी, बस इतना काफ़ी था। लेकिन क्यों वो बुर्के में है?
ये भी एक सोचने वाली बात है। जब वो ऑलरेडी एक सिर कवर करती है तो बुर्का किस लिए चाहिए उस लेडी को? तो ये धीरे धीरे लोगों को अपने तरीकों में रंगेंगे, अपने तौर तरीकों को जबरदस्ती मनवाया जाएगा। हाँ, और इसीलिए डॉक्टर बरखा इस बात पर यकीन नहीं कर रही है। अब आप ये कह सकते हैं डॉक्टर बरखा है कौन? भाई डॉक्टर बरखा पिछले 3 सालों से वहाँ पर एनजीओ में काम कर रही है, यूएन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ की महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इनफैक्ट उमर साहब, आपके लिए भी डॉक्टर बरखा के पास कुछ चीज़ें हैं जो वो रिवील करना चाहती है, लेकिन उससे पहले सौरभ शुक्ला कुछ कहना चाहते थे, एंड देन अभिज्ञान में आपके पास आती हूँ। सौरभ शुक्ला। रूबिका, 2 चीजें कहूंगा। एक तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि जो तालिबान की जो कहनी और जो कथनी और करनी है उसमें बहुत फर्क है। ये जो आज वो अपना रूप दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए। उनको पूरे विश्व के जो देश हैं, कई ऐसे उनके साथ भी जो कुछ खड़े हैं, चीन, पाकिस्तान, इनको के अलावा बड़े देशों से एक रिकग्निशन चाहते हैं। तो हमें इससे बिल्कुल ये एक सावधान रहना है, क्योंकि तालिबान जिस तरह के मेडिवल तरीके से अफगानिस्तान को लेके जाने वाले हैं, ये वर्ष उसको देखेगा, पूरे विश्व को इसके खिलाफ मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज व्हाट इज विद दिस के वो स्कूल जाते हुए बच्चों की वो जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि तालिबान बदल गया, देखो स्कूल जाते हुए बच्चों को रोक नहीं रहा है, महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनको गोली से भून नहीं रहा है, ये प्रोपेगेंडा क्यों? ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है। ये आप देखिए रूबिका, ये ऑप्टिक्स है। ये इनको पता है कि ग्लोबल मीडिया और देश जो है बिल्कुल वहां देख रहे हैं, तो ये ऑप्टिक्स है। तालिबान 2.0 जो है, ये कोई अलग तालिबान नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। और हमें इस पर सजग रहना पड़ेगा। हमें भारत को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और चीन मिलके हमें तालिबान के साथ मिलकर हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें एक कैरेट एंड स्टिक तो करना ही पड़ेगा, पर स्टिक को नहीं छोड़ना पड़ेगा। और एक पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत में के साथ कई ऐसे देश हैं जो तालिबान पर प्रेशर कर सकते हैं। कतर है और भी कई अरब देश हैं, उनके साथ मिलकर पहले से ही इनको अपने रेड लाइंस जो है बताने पड़ेंगे। आपको बताऊं क्यों ऐसा किया कि भारत ने अगर जैसे काजू साहब कह रहे थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर अगर भारत को इस बात का भरोसा होता कि तालिबान अपनी बात पर टिका रहेगा, तो भारत अपने राजनयिक को आज वापस नहीं लाता, क्योंकि रिपोर्ट्स थी कि भारत ये निश्चित करना चाहता था कि हमारे राजनयिक जो बहुत विकट परिस्थिति में वहां काम कर रहे हैं वो सेफ रहे, इसलिए उनको लेके वापस बुलाया गया। और भारत के और जो बाकी जो नागरिक वहां हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि ये तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काजू साहब 30 सेकंड्स, फिर अभिज्ञान के पास में अब तक ओपनिंग रिमार्क तक के लिए नहीं जा पाई। ओके सर, काजू साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, 30 सेकंड्स। काजू साहब, मैं अभिज्ञान के क्षमा चाहता हूं। अब मैंने 2 चीजें सीखी। कभी किसी पर विश्वास मत करो राजनयिक दुनिया में। तो तालिबान पर मुझे विश्वास नहीं है। वो जो अभी दिख रहा है, आगे देखना है कि वो आगे इस पर अमल करते हैं नहीं करते, पहली। दूसरी चीज, राजनयिक रहने के कारण मेरी दृष्टि हमेशा हम भारत के सामरिक हितों पर रहे। तीसरी चीज, रेड लाइंस बनानी अच्छा होता है, लेकिन सौरभ ये याद रखना कि रेड लाइंस का कोई माने नहीं होता अगर उनको तुम इन्फोर्स ना कर पाओ। मेरा प्रश्न बड़ा सरल है। अमेरिका 20 साल से के बाद गया है वहां। सर वही मैं कह रहा हूं, आज के दिन आप रेड लाइंस बना दें, आपके पास क्या साधन है कि आप उनको इन्फोर्स करेंगे? कैसे इन्फोर्स करेंगे? अरे भाई, कौन देश आपके साथ है आज? कोई पड़ोसी देश आपके साथ है? ये खेल मैं खेल चुका हूं सौरभ, मैं खेल चुका हूं, तुम्हें मालूम है खेल चुका हूं। इसलिए मैं आज तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है आज के दिन? ऐसा नहीं है कि कई देश हमारे साथ है। अभी हमें ऐसा नहीं है। आप भारत कोई देश रेड लाइन इन्फोर्स करने के केपेबल है? मेरा सरल प्रश्न है तुमसे, पाकिस्तान जो है आज के दिन, तालिबान जो है इतना ही कहूंगा, चीन और पाकिस्तान के साथ खेल खेलेगा। भारत को सजग रहना। पर ये बात मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा कि भारत के पास आज कोई साधन नहीं है। आज भी आपको बताऊं,
भारत और अमेरिका के साथ तभी भारत के जो ये इवैक्यूएशन हुआ है मुमकिन, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी बैक चैनल के रूप में काम की है, अभी भी एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारत के पास कोई भी नहीं है। मैं देखिए मैं आपका जो एक्सपीरियंस है वहां पर मैं कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर जिस तरीके का दबाव वो चाहता है बना सकता है। आज हम उस स्थिति में हैं और मुझे इस पे पूरा विश्वास है। लेकिन कमिंग बैक टू तालिबान के वो कौवे और हंस वाली चाल पर अभिज्ञान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना पेशेंस के साथ पूरे के पूरे शो को सुना है। लेकिन द पॉइंट इज, और मैं क्लैरिसा वार्ड को इसमें लेकर आ रही हूँ, आपने भी बड़ा सुना होगा कि वो बुर्का पहन रही, तो लोग कह रहे हैं अरे भाई उसकी मर्जी, वो बंद कमरे में अपना चादर हटा रही है और बाहर आकर बुर्का पहन रही है। मैं कह रही हूँ रुबिका लियाकत यहाँ बैठी है, मैं चाहूँ तो बुर्का पहनूं कि मैं चाहूँ तो बुर्का ना पहनूं। पॉइंट ये है ना कि आजादी का मतलब ये थोड़ी कि नहीं, चूंकि वहां पर बाहर जाना है तो उनकी इज्जत रखने के लिए आपको बुर्का पहनना पड़ेगा। तो खौफ हुआ ना, तो डर हुआ। ये दो पॉइंट्स सबको सुना। मैं काजू साहब को तो स्वाभाविक है, मैं गौर से सुनता हूं क्योंकि उनका तजुर्बा है और उनकी बातों में कड़वाहट होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एब्सोल्युटली। पहला पॉइंट मेरा, हम तालिबान का सियासी रूप देख रहे हैं, ये कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि तालिबान आता धमाचौकड़ी करता, अपनी उस तरह की हरकतें करता जिसके लिए वो जाना जाता है, वो तो ऑब्वियस था। एकदम से तालिबान ने एक बहस को शक्ल दे दी कि क्या तालिबान रिफॉर्म हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि किसी को यह बात नहीं हजम होगी इस स्टीम्ड पैनल में बैठे लोगों को कि तालिबान रिफॉर्म हो सकता है। लेकिन उसने आते ही एट द आउटसेट, एक सही बात है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर ले, मतलब अब सब गलतफहमियां सब रख सकते हैं, तो मैं बड़ा अजीब सा ये रूप देख रहा हूं, क्योंकि तालिबान के इतिहास को कोई भी जानता है तो वो ये तो उम्मीद उससे कतई करता नहीं था। तो पहला पॉइंट कि वो पावर पॉलिटिक्स क्या पहली बार एक इंडिकेशन दे रहे हैं। पहली चीज, कितनी देर ये चलेगा नहीं चलेगा ये एक अलग मसला है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है उनकी हरकतों पर। दूसरा पॉइंट अभी भी जो मेरे कल के पॉइंट का एक्सटेंशन है कि जो जवाब अमेरिका की तरफ से आने चाहिए, जो सबसे गंभीर सवाल उनके लिए हैं, वो जवाब अभी तक नहीं आ पा रहे हैं और उसमें कोई क्लैरिटी। खाली अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कह देना कि साहब नहीं जाना चाहिए था वहां के राष्ट्रपति को, वो कमेंट दैट इज नॉट गुड इनफ। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। हाँ, दैट्स प्रिसाइसली व्हाट माय पॉइंट इज। सो प्लीज अंडरस्टैंड रुबिका, वो बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस रीजन को, और काजू साहब खुद अपनी कड़वाहट में मानेंगे, इस रीजन के रोल में अगर किसी का फैक्टराइजेशन होता है तो वो अमेरिका है। तो इसलिए हर दिन मैं जितना तालिबान की घटनाओं को फॉलो करूंगा, उतना अमेरिका क्या कह रहा है या अमेरिका क्या चाहता है मैं उसको भी फॉलो करूंगा। पाकिस्तान के मेहमान कह रहे हैं कि साहब हम लोग उनको जगह नहीं देंगे, इनकी भी बात का यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम है असली जिस पर प्ले कर रहा है इस वक्त तालिबान। ओके अभिज्ञान, उमर अल्ताफ आज के दिन काजू साहब बस एक सेकंड आ रहे हैं, पाकिस्तानी मेहमान हमारे। हाँ उमर साहब, एक शब्द बस कहना चाहता हूँ। रुबिका मुझे इजाजत दे दो एक से। ओके 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 कहिए। जी जी रुबिका जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जी मैं रुबिका जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेहमान बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को, अफगानिस्तान की सरजमीन भारत जो है 17-18 साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ के एजेंट्स इस्तेमाल करते रहे। आपके काउंसलेट्स पाकिस्तान में सैबोटाज एक्टिविटीज कराते रहे। अब मैं तालिबान को नहीं सपोर्ट कर रहा, मगर अब भारत के लिए वो दौर चला गया जहां पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां कराते रहे। हिंदुस्तान में तालिबान का राज नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी कहेंगे। मुझे बात करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और देखिए, अमेरिका ने आपको चाइना के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की।
तफतीश का इल्जाम लगा रहे हैं अमेरिका ने आतंकवाद भारत में फैलाते हैं पाकिस्तानी, आप हमसे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में फैलाते हैं। देखिए आप बात सुने, अमेरिका ने ये बिल्कुल इजाजत नहीं हो सकती आपको भारत टेलीविजन पे बोलने। अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, सुने नहीं क्या आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको इजाजत नहीं हो सकती भारत के टेलीविजन पे बोलने। आपको अमेरिका चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह छोड़ के चला जाएगा। अरे भैया जी मैं सही में बात कर रहा हूँ। उमर साहब सुनिए उमर साहब रुकिए देखिए चीन किसको इस्तेमाल कर रहा है, चीन किसको इस्तेमाल कर रहा है उमर साहब बताइए। उइगर मुसलमानों के खिलाफ आपकी बोलती बंद हो जाती है, चीन किसको इस्तेमाल कर रहा है बताइए, किसको इस्तेमाल कर रहा है मुझे ये बताइए। आप वहाँ हाफिज सईद को काजू बादाम खिला रहे हैं, हाँ वो जकी और लकवी को जो है आप दामाद की तरह पाल रहे हैं, दाऊद इब्राहिम को व्हाइट हाउस दिया है, आपका बस चले तो आप रोज 2-2 लीटर खून अपना निकाल के वहां तक पहुंचाए कि लो भाई चूसो और चूसो हमारा खून, ये तो आपका आलम है। और आप बोल रहे हैं कि हम रॉ के एजेंट्स वहां पर पहुंचा रहे हैं। यू हैव नो आइडिया उमर साहब, हिंदुस्तान के बारे में सुनिए, मैं 10 बार ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ उमर साहब, और मैं दोबारा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी हमने तस्वीरें देखी जब वहां पर शिवजी के मंदिर को आपने अल्पसंख्यकों के मौजूदगी में तोड़ दिया, आपके वहां के लोगों ने। पता है ना आपको क्या हालत है आपके पाकिस्तान की, पता है ना आपको, और आप यहां बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं डॉक्टर बरखा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर बरखा कौन जिन्होंने पाकिस्तान के बिल्कुल लगते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में काम किया, अफगानिस्तान में, जलालाबाद जिसे कह रही हैं। डॉक्टर बरखा मुझे ये बताइए पाकिस्तान और तालिबान की मिलीभगत कैसे काम करती है, कोई आइडिया है आपको? मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में, क्योंकि मेरे मतलब की चीज़ें नहीं थी, मैं इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन मैं देखती ज़रूर थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट एक तरह से कह सकते हैं मैं, क्योंकि जलालाबाद के बाद ही एक बॉर्डर पड़ता है जहाँ से पाकिस्तान के लिए लोग एंट्री करते हैं, आते जाते हैं, तो अक्सर ऐसा दिखता था जैसे वो बहुत फ्रीली आते जाते हैं। मैं नहीं समझ सकती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ होता है, हम किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, चाहे वो इंडिया नेपाल का ही क्यों ना हो, तो हमें एक होता है कि हमसे कोई पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, कुछ हो। मैं बहुत देखती हूँ, एक जब कोरोना टाइम चल रहा था तब भी हमने कुछ वीडियोस देखी कि लोग कितना फ्रीली बिना किसी हेजल के वो इजीली आ रहे जा रहे थे। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दिमाग में शक पैदा करती हैं। और ऑफ कोर्स ये सबको पता है, मैं तो खुल के कहती हूँ कि पाकिस्तान की वजह से ही आज अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल निभाया है कि आज जो अफगानिस्तान की हालत है उसमें अमेरिका, बेशक अमेरिका का एक कहना चाहिए उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। उमर साहब बिल्कुल, अब ये बता दीजिए एक लाइन में, आप तालिबान का इस्तेमाल करेंगे कि तालिबान आपका इस्तेमाल करेगा? चूज कीजिए। जी देखिए रुबिका जी, दोनों सवालों का जवाब ना में है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ तालिबान को तालिबान अगर अफगानिस्तान में है तो आप पाकिस्तान को स्केपगोट ना बनाएं। तालिबान से लड़ना अफगान फौज का काम था, अफगान हुकूमत का काम था। अफगान फौज अब लड़ ही नहीं सकी, तभी तालिबान को ट्रेनिंग कहाँ से मिली? अफगानिस्तान के अंदर तो कैंप नहीं था ना, सैलरियां तक अफगानिस्तान के अंदर कोई कैंप नहीं है तालिबान को ट्रेनिंग देने का। बजट पाकिस्तानी फौज, सारी दुनिया को पता है कि तालिबान कहाँ बनते हैं, कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आपको भी पता है, हमें भी पता, और ये कोई नई बात नहीं मैं आज कह रही हूँ यहाँ पे। अफगान फौज लड़ी नहीं, अफगान फौज लड़ी नहीं तो अमेरिका सो रहा था। सर आपको भी पता है, हमें भी पता है अमेरिका का डबल रोल। अमेरिका ने एक तरफ तालिबान बनाए हैं और एक तरफ व्हाइट कॉलर बन के दिखाया कि हम दुनिया में अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। ये डबल रोल रहा है अमेरिका का, सारी दुनिया को पता है, इसमें कुछ भी नई चीजें नहीं है। और आप तो जर्नलिस्ट हैं। यही कह रहा हूँ, अमेरिका जो है कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, सर आपकी जमीन पे आजकल भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जमीन से आया है, अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप ये समझिए आपकी जमीन पे हो रहा था ट्रेनिंग, आपकी जमीन पे हो रही थी। सवाल का जवाब दीजिए ना, ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में आप तालिबान का इस्तेमाल करोगे कि तालिबान आपका इस्तेमाल करेगा? ये ट्रेनिंग आपकी जमीन पे हुई है, अफगानिस्तान में बताइए ना कितनी पड़ेगी? कौन किसका इस्तेमाल? आप तालिबान का इस्तेमाल करोगे कि तालिबान आपका इस्तेमाल करेगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। रुबिका जी, हमारा तालिबान से सरोकार है ना, हम
आपको मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मैं 14 को मैंने जवाब दे दिया एक लाइन के अंदर। बस एक सेकंड, उमर साहब अभी आप कहाँ हैं? जी बताएं, कहाँ हैं अभी आप? जो मन में आए बोल रहे। हाँ, कहाँ हैं अभी आप? अफगानिस्तान की बॉर्डर पर तो नहीं है? कार में बैठे? जी मैं इस्लामाबाद में हूँ। एक चक्कर लगाऊं इस्लामाबाद में। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैं पहले भी कई जगह बता चुकी हूँ। 14 जुलाई को मैं यहाँ से गई हूँ अफगानिस्तान, और 18 को आई वाज टारगेटेड। क्या गाड़ी में बैठ के अगर मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर नहीं हूँ तो उससे क्या हर्ष पड़ता है? नहीं, इसीलिए हर्ष पड़ता है कि वो लोग कह रहे हैं अगर मैं गाड़ी में अफगानिस्तान चला भी जाऊं तो इसमें मसला नहीं। मत जाइएगा उमर भाई, तो फिर हुंकार में कौन बैठेगा यहाँ पर? आप मत जाइएगा, उन्होंने कहा है अगला नंबर आपका है। ये डॉक्टर मुझे नहीं, मुझे आपकी जिंदगी की फिक्र है भाई, मिली है। मत जाइएगा। मुझे पाकिस्तान से आपको कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको नहीं पता है। बता रही 14 को आपके ट्रेन किए हुए, आपके आस्तीन में पाले हुए सांप आपको कभी भी डस सकते हैं। 14 जुलाई को मैं गई हूँ और 18 को मैं टारगेटेड थी अफगानिस्तान के अंदर बाय पाकिस्तानी, और तमाम जगह सोशल मीडियाज में आ रहा था कि ये लेडी कहाँ है, इसके बारे में हमें इनबॉक्स करें। मैं बार बार अपना सिम बदलती थी, अपनी जगह बदलती थी। थैंक्स। हमारे पड़ोसी भारत को डसे। आपका पड़ोसी नहीं है, आप लोगों ने आपकी कंट्री, आपकी टेररिस्ट कंट्री पूरी दुनिया में फेमस है। ओके काजू साहब, लास्ट कॉमेंट। बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। देखें पड़ोसी ऐसे नहीं होते जैसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की है अफगानिस्तान। तालिबान को आपको नहीं नुकसान अगर पाकिस्तान चाहता है तो वहाँ अमन होगा, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान अपनी सफलता से, क्योंकि सफलता उनकी हुई है, उसमें मदहोश हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का खैर नहीं। जनरल सिन्हा, देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है, बड़े वो बोलते हैं कि तलवार की धार पे चल रहा है। तहरीके तालिबान के फकर मोहम्मद साहब निकल चुके हैं और खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तान के 4 न्यूक्लियर जो है ये हैं उस तरफ चल रहे हैं। ये सब खबर शायद एबीपी में नहीं आई है। उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ वो उनका प्रस्थान हुआ है। तो पाकिस्तान समझे, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, और ये जो सोच रहे हैं कि इन्होंने कर लिया चाइना के सर पे, ये फ्रंटलाइन स्टेट बने हैं चाइना के, अमेरिका के बने थे तो 70,000 लोग मारे गए इनके, और क्या हाल कर लिया अपना वो देख लिए आप। तो मैं बस इतना ही एडवाइस दे सकता हूं कि जरा सोच समझ के काम करें। ओके, सौरभ जी। मैं यही कहूंगा कि हमें सजग, जैसे मैंने पहले कहा, रहना है। और एक चीज जरूर है कि हमें तालिबान पर जो प्रेशर है, जो तालिबान ऐसे देश हैं जैसे कतर है और 1-2 अरब देश हैं, भारत को पहले से ही, पहले दिन से वो प्रेशर सस्टेन करना है। ये नहीं सोचना है कि तालिबान के पास हम बातचीत को लेके पहले जाएंगे, वो सब चलती रहेगी, पर प्रेशर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, और ये बताना पड़ेगा। Got it. सौरभ got it. अभी क्या 10 सेकंड्स। नहीं तो जैसे IC 8/4 काटू साहब वहां पर थे, जैसे शर्मनाक हमारा संसार हुए 10 सेकंड्स में यहाँ से मैं भारत के पर्सपेक्टिव से, स्वाभाविक अपने देश के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। पाकिस्तान इन हालातों पर क्या कहता है? काबुल के अंग्रेजी की घिसी पिटी कहावत है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, अब मैं इसका क्या हिंदी अनुवादन करूं, लेकिन उस पर किसी भी सूरत में यकीन करने की पाकिस्तान की किसी बात पर फिलहाल अफगानिस्तान मसले को लेकर जरूरत नहीं। ना अफगानिस्तान पर इस वक्त, खासकर तालिबान के कब्जे के बाद आप विश्वास कर सकते हैं, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर तो कतई नहीं, पहले भी नहीं किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।